दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास में पढ़ रहे हैं हर्षकालीन भारत यानी हर्ष राजा को पढ़ते हैं। हर्ष राजा था जो वर्धन वंश का शासक था। वर्धन वंश का दूसरा नाम था पुष्यभूति वंश। तो हर्षवर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का राजा था। अब हम पढ़ते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश की स्थापना की थी प्रभाकर वर्धन ने। वर्धन वंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की थी और इस वर्धन वंश का दूसरा नाम था पुष्यभूति वंश। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो प्रभाकर की वर्धन की मृत्यु होने के बाद में उसके दो पुत्र थे, एक राज्यवर्धन है और दूसरा हर्षवर्धन है। दो पुत्र थे और एक पुत्री थी और का नाम था राजश्री। यानी प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम राजश्री या हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन का नाम था राजश्री। अब जब पहले भारत में गुप्त वंश का शासन था तो गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद में ये प्रभाकर वर्धन ने इस पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। यानी गुप्त वंश जब शुरुआत में गुप्त वंश था, गुप्त साम्राज्य जैसे जैसे विघटन होता है तो गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद में प्रभाकर वर्धन ने हरियाणा या थानेश्वर वाले इलाके क्षेत्र में इस प्रभाकर वर्धन ने वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना की। तो एक तो गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद हरियाणा में या थानेश्वर वाले से थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का शासन आता है और पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी प्रभाकर वर्धन ने। इनके बाद में प्रभाकर वर्धन के बाद में राज्यवर्धन शासक बनता है और राज्यवर्धन की हत्या कर देता है एक बंगाल का गौड़ वंश का शासक था शशांक। बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी और राज्यवर्धन की हत्या करने के बाद में इस वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का आगे शासक बनता है राज्यवर्धन का भाई हर्षवर्धन शासक बनता है। तो जब शासक बनता है तो पहले इनकी दो समस्या रहती है। एक तो अपने भाई राज्यवर्धन को मारा था शशांक ने, शशांक को या राज्यवर्धन को मारा था तो उसका बदला निकालना। दूसरी हर्ष की समस्या थी अपनी बहन राजश्री को ढूंढना था। ये हर्ष की दो प्रमुख समस्याएं थे। 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर या हरियाणा का राजा बनता है। हर्ष थानेश्वर या हरियाणा का राजा बनता है हर्ष। और हर्ष ने सर्वप्रथम बंगाल के घोड़ थे, बंगाल के घोड़ों के विरुद्ध आक्रमण किया था। या हर्ष ने सर्वप्रथम बंगाल के घोड़ों के विरुद्ध यानी बंगाल के घोड़ वंश का शासक था शशांक, उस शशांक के विरुद्ध आक्रमण करता है हर्ष। और हर्ष ने अपनी राजधानी बनाई थी कन्नौज को। हर्ष ने अपने साम्राज्य की राजधानी कन्नौज को बनाई थी और अपनी राजधानी कन्नौज बना करके हर्ष ने अपने भाई राज्यवर्धन को जो मारा था शशांक ने, और उस राज्यवर्धन को मारने का बदला लेने के लिए हर्ष सर्वप्रथम बंगाल के गौड़ वंश के शासक था शशांक, उस शशांक के विरुद्ध आक्रमण करना शुरुआत करता है। अब हर्ष बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक पर आक्रमण करते हैं। उससे पहले हर्ष ने कामरूप के शासक था एक भास्कर वर्मा, कामरून के शासक भास्कर वर्मन के साथ समझौता किया था और उसके साथ समझौता करके जो बंगाल का गौड़ वंश का शशांक राजा था शशांक, उसके साम्राज्य को सीमित कर दिया था। और फिर हर्ष ने 630 से 633 के बीच में हर्ष ने वल्लभी का शासक था ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य को पराजित करने किया था। तो हर्ष ने वल्लभी के शासक था, हर्ष के समय वल्लभी का शासक था ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य। तो हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय
है, आक्रमण करके ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य को पराजित कर देता है और हर्ष विजयी हो जाता है। इनके बाद में हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य को पराजित करके वल्लभी से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है हर्ष। और हर्ष ने अपने साम्राज्य नीति का अपना लेता है। इन हर्ष भी अपनी नीति है जो साम्राज्यवादी विस्तारवादी साम्राज्यवादी और साम्राज्य का विस्तार करने की नीति अपना लेता है। और हर्ष के समय ही एक पुलकेशिन द्वितीय हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध होता है और हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य 630 से 634 के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है। और नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध होता है जिसमें हर्ष असफल हो जाता है, यानी हर्ष की पराजित हो जाती है और पुलकेशिन द्वितीय की विजयी हो जाती है। यानी हर्ष पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध करता है और उसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को क्या कर दिया था, हरा दिया गया था। हर्ष ने भी अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया था। तो हर्ष ने जालंधर, कश्मीर, नेपाल, वल्लभी, मालवा, सिंध, असम आदि क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब हर्ष ने उत्तरी भारत पर क्या कर लिया था, बड़े शासन के रूप में राजा बन गया था। यानी हर्ष उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली शासक बन गया था। हर्ष ने उत्तरी भारत में बड़े शासन के रूप में स्थापित कर लिया था और हर्ष को दक्षिणी भारत के अभिलेखों में हर्ष को सकलोत्रा पंतनाथ की उपाधि के नाम से जाना जाता है। यानी हर्ष का नाम है, जो दक्षिणी भारत के अभिलेखों में हर्ष का नाम है, सकलोत्रा पंतनाथ का नाम मिलता है। सकलोत्रा पंतनाथ का मतलब होता है उत्तर भारत का स्वामी। यानी हर्ष के दक्षिणी भारत के जो अभिलेख है, हर्ष के दक्षिणी भारत के अभिलेखों में हर्ष को उत्तर भारत का स्वामी या सकलोत्रा पंतनाथ के नाम से जाना जाता है। और हर्ष ने कई उपाधियां धारण की थी। हर्ष ने परम भट्टारक नामक उपाधि धारण की थी। हर्ष ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने सकलोत्रायेश्वर की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने एकाधिकार की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने सार्वभौम की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी आदि हर्ष ने उपाधियां धारण की। तो हर्ष ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? हर्ष ने परम भट्टारक की उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि, सकलोत्रायेश्वर की उपाधि, एकाधिकार की उपाधि, चक्रवर्ती की उपाधि, सार्वभौम की उपाधि, परमेश्वर की उपाधि, ये उपाधियां हर्ष ने धारण की गए थे। हर्ष के समय चीनी यात्री आया था हेवेनसांग, जो भारत यात्रा पर आया था। तो चीनी यात्री आते हैं हेवेनसांग, वो हर्षवर्धन के समय भारत यात्रा पर आया था। सवाल आता है हेवेनसांग कौन था? हेवेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत यात्रा पर आता है। हेवेनसांग की पुस्तक का नाम शियुकी है। इस हेवेनसांग ने अपनी पुस्तक शियुकी में इन हर्ष के बारे में या हर्ष की विजयों के बारे में उल्लेख किया है या इन्हीं का वर्णन किया है। हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली की इनकी क्या की थी? रचनाएं की थी। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, हर्ष की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। हर्ष की प्रमुख रचनाएं है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये तीन हर्ष की प्रमुख रचनाएं हैं जो हर्ष ने स्वयं ने लिखे थे। प्रारंभ में हर्ष था जो शैव धर्म को मानता था और बाद में हर्ष बौद्ध धर्म को मानने लग गया था। यानी शुरुआत में हर्ष शैव धर्म का शैव मत का साथ देता था और बाद में हर्ष ने बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने लगा था। यानी बौद्ध धर्म की शाखा दो शाखा होती है, हीनयान और महायान।
तो हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने लगा था। हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मान करके बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हर्ष ने किया था। और हर्ष ने बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया, यानी पूरे देश विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे थे। तो हर्ष ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कन्नौज और प्रयाग में 2 सभाएं बुलाई थी, और उन दोनों सभाएं बुलाने का एक ही उद्देश्य था, हर्ष का बौद्ध धर्म को विकसित करना था। तो हर्ष ने बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए 643 में कन्नौज और प्रयाग में सभाएं बुलाई गई थी, और इन सभाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया गया था। और हर्ष अपने जो राजस्व का 1/4 हिस्सा है वो धर्म के लिए व्यय करता था, यानी जितना कर आता था, राजस्व कर आता था, उन पूरे कर का 1/4 भाग है जो धर्म के लिए खर्च करता था। अब हर्ष बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सभाएं बुलाता है। तो पहली सभा बुलाता है कन्नौज में, हर्ष बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कन्नौज सभा बुलाता है। और हर्ष ने कन्नौज सभा 643 ईसा में बुलाई थी। कन्नौज सभा और प्रयाग सभा दोनों ही सभा है जो 643 में बुलाए गए थे। और हर्ष ने ये जो कन्नौज सभा बुलाने का उद्देश्य था, या कन्नौज में सभा करने का उद्देश्य था, बौद्ध धर्म को विकसित करना था। इस कन्नौज सभा के द्वारा हर्ष ने कन्नौज सभा के द्वारा बौद्ध धर्म को विकसित करना था। बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए सम्राट अशोक ने भी प्रयास किया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा गया था। तो अशोक की तरह यानी हर्ष ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्य किए गए थे। तो इस जो हर्ष ने कन्नौज सभा का सभापति पद के लिए हर्ष ने ह्वेनसांग को वो प्रस्तावित किया था, यानी कन्नौज सभा बुलाई थी, उस कन्नौज सभा का सभापति के रूप में काम करेगा ह्वेनसांग है। जो ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया था, भारत यात्रा पर आया था। और इस ह्वेनसांग ने भी यानी इस कन्नौज सभा जो बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए इनका सभापतित्व किया गया था। और इस कन्नौज सभा में 3000 महायान और हीनयान भिक्षु आए थे, यानी कन्नौज सभा बुलाई थी। उस कन्नौज सभा में 3000 लोग हीनयान और महायान बौद्ध भिक्षु आए थे, 3000 ब्राह्मण लोग आए थे, और 1000 लोग हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध भिक्षु आए थे, सभा में भाग लिए थे। यानी कन्नौज जो हर्ष की कन्नौज सभा बुलाई थी, इस कन्नौज सभा में 3000 हीनयान और महायान बौद्ध भिक्षु आए थे, और 3000 ब्राह्मण आए थे, और 1000 नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध भिक्षु ने भाग लिया था। और हर्ष की ये जो कन्नौज सभा है, ये कन्नौज सभा 23 दिनों तक चली थी। यानी हर्ष की कन्नौज सभा लगातार शुरुआत हुई थी, 23 दिनों तक चली थी। और इसमें हर्ष गंगा नदी के तट पर हर्ष ने एक विशाल विहार बनाया था। गंगा नदी के तट पर हर्ष ने विशाल विहार बनाया था, और राजा के बराबर हर्ष ने भगवान बुद्ध की एक सोने की मूर्ति बनाई थी। यानी राजा के बराबर हर्ष ने भगवान बुद्ध यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक थे, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध था, उनकी क्या बनाई थी, सोने की मूर्ति बनाई थी। और उस सोने की मूर्ति को 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर रख दी गई थी। यानी इन गंगा नदी के पास में यानी विशाल विहार बनाया था हर्ष ने, और वहाँ एक 100 फुट ऊंचा स्तंभ बनाया गया था। और उस स्तंभ पर एक राजा के बराबर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई थी, उन बुद्ध की मूर्ति को रख दी गई थी। और उसी प्रकार की मूर्ति जो छोटी बनाई थी, एक छोटी मूर्ति है, 3 फुट ऊंची मूर्ति बनाई गई थी। और उस 3 फुट
मूर्ति को हर्ष रोज जुलूस में क्या करता था, उठाता था और उस मूर्ति को हर्ष अपने हाथ से नहलाता था, धुलाता था और उस जुलूस निकालता था, अपने कंधों पर उठा करके या अपने कंधों पर रख करके जुलूस में घुमाता था। तो हर्ष जो 3 फुट ऊंची मूर्ति को रोज जुलूस में उठाता था और उस जुलूस में 20 राजा और 300 हाथी और इतने लोग उसके साथ थे, उन हाथियों पर भी लोग बैठे थे। और फिर भी यानी जो हर्ष भगवान बुद्ध का जो मूर्ति थी उनका छत्र था वो हर्ष स्वयं उठाता था, बटा स्वयं में हर्ष ने भगवान बुद्ध की मूर्ति को कंधों पर उठा करके और बढ़ता हुआ चारों तरफ उन भगवान बुद्ध की मूर्ति के चारों तरफ फूल, हीरे, जवाहरात और अनेक जो वस्तुएं थे उनके ऊपर करके क्या करता था, बिखेरता था और स्वयं हर्ष अपने हाथों से बुद्ध की मूर्ति को धोया करता था, स्नान करता था और बुद्ध की मूर्ति को हीरे से जड़े वस्त्र, रेशमी वस्त्र आदि समर्पित अर्पित या पहनाता था। ये ने हर्ष ने बौद्ध धर्म के लिए देश विदेश में इन बौद्ध धर्म को क्या किया था, फैलाने का काम किया था। और हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग मोक्ष परिषद का आयोजन करता था और उस प्रयाग मोक्ष परिषद में सभी देवी देवताओं की भगवान बुद्ध से संबंधित और भगवान बुद्ध की और सभी देवी देवताओं की पूजा करता था और खूब दान देता था। यानी ये सभा हर्ष ने कनौज सभा की थी। इस कनौज सभा का एक ही उद्देश्य था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। भगवान बुद्ध की मूर्ति को खुद अपने हाथ से नहलाता था यानी स्नान कराता था और उनको अपने कंधों पर बैठा करके जुलूस निकालता था और उन जो बुद्ध की मूर्ति के ऊपर से हीरे, जवाहरात आदि बिखेरता हुआ क्या करता था, दान करता था। यानी हर्ष सर्वाधिक दान किया था बौद्ध धर्म या भगवान बुद्ध की मूर्ति का ऊपर से होकर के क्या करता था, बिखेरता था। तो हर्ष का प्रमुख काम था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो हर्ष 2 सभा बुलाता है, कनौज सभा और प्रयाग सभा। दोनों सभाओं का यही उद्देश्य था, हर्ष का बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना और दोनों में वही काम था जो है। दूसरी सभा है प्रयाग सभा। प्रयाग सभा का दूसरा नाम है मोक्ष परिषद। ये जो प्रयाग सभा बुलाई थी, हर्ष ने प्रयाग सभा 643 में बुलाई गई थी और इस प्रयाग सभा का भी जो सभापतित्व काम किया था या प्रयाग सभा का सभापति है वो हेवनसांग को बनाया था। चीनी यात्री था हेवनसांग है उसको। ये ने कनौज सभा और प्रयाग सभा में दोनों में समान है। कनौज सभा और प्रयाग सभा दोनों सभाएं बुलाई थी 643 में और दोनों सभा का सभापति का काम किया था हेवनसांग ने और दोनों का यही उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का था। जो ये प्रयाग सभा बुलाई थी हर्ष ने, प्रयाग सभा या मोक्ष परिषद बुलाई थी हर्ष ने, ये प्रयाग सभा हर्ष ने रेत पर की गई थी। प्रयाग सभा है रेत पर बैठ करके की थी, यानी जहाँ गंगा और यमुना नदी आकर के मिलती है, यानी गंगा और यमुना के संगम पर प्रयाग सभा का आयोजन किया था हर्ष ने। और हर्ष ने प्रयाग सभा का आयोजन 643 ईसा में किया गया था और इस हर्ष की प्रयाग सभा में 5 लाख लोगों ने भाग लिया था। 5 लाख लोगों ने भाग लिया था। उन 5 लाख लोगों के खाने की, पीने की, निवास करने की सारी व्यवस्था का काम है हर्ष ने किया था। यानी खाने पीने निवास आदि का प्रबंध हर्ष ने किया गया था। और ये प्रयाग सभा है ये 75 दिनों तक चली थी। यानी कनौज सभा थी वो 23 दिनों तक चली थी और प्रयाग सभा चली थी 75 दिनों तक। तो हर्ष ने जो प्रयाग सभा किया था ये प्रयाग सभा 75 दिनों तक चली थी। अब हर्ष ये सभा शुरुआत करते हैं। पहले दिन भगवान बुद्ध की मूर्ति रखते हैं और भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी है और उन्हें रखने के बाद में ब्राह्मणों को, अनाथों को, इनको खूब दान दिया था।
और दूसरे और तीसरे दिन हर्ष ने क्या किया था, सूर्य और शिव भगवान की मूर्तियों का सम्मान किया था। यानी हर्ष ने जो प्रयाग सभा या मोक्ष परिषद का आयोजन करता है तो उसमें पहले दिन तो भगवान बुद्ध की मूर्ति रखता है और खूब दान देता है, और दूसरे और तीसरे दिन सूर्य और शिव भगवान है उनकी मूर्तियों का सम्मान करता है, और चौथे दिन जो भिक्षुओं को दान देता है, और पांचवें दिन ब्राह्मणों को दान देता है। ऐसे करते करते ये हर्ष ने जो प्रयाग सभा का आयोजन किया, ये सभा 75 दिनों तक चली थी। हर्ष ने ये प्रयाग सभा 75 दिनों तक चली। इस समय प्रयाग सभा में हर्ष ने इतना दान दिया, इतना दान ही ना, हर्ष के पास जितना जो बच्चे हुए थे, धन ने इकट्ठा किया होता, वो सब कुछ क्या कर दिया था, दान दे दिया गया था। सब संपूर्ण धन दान देने के बाद में हर्ष के जितने भी कान में पहने हुए थे, कर्ण फूल पहने हुए थे, चाहे कोई माला पहने हुई थी, कपड़े पहने थे, हीरे जवाहर पहने थे, वो सब कुछ हर्ष ने क्या कर दिया था, दान दे दिया गया था। यानी प्रयाग सभा में हर्ष ने सब कुछ दान दे करके, अपने वस्त्र सहित दान दे करके हर्ष ने अपनी बहन राजश्री से पुराने वस्त्र मांगे थे, और उन पुराने वस्त्रों को हर्ष ने धारण किया था। यानी हम कह सकते हैं कि प्रयाग जो सभा बुलाई थी, प्रयाग सभा या मोक्ष परिषद में हर्ष ने सब कुछ क्या कर दिया था, दान दे दिया गया था। मांग कर हर्ष ने अपनी बहन राजश्री से क्या किया था, पुराने वस्त्र पहने थे। और हर्ष के दरबार में क्या थे, कौन कौन विद्वान रहते थे, तो हर्ष के दरबार में बाण भट्ट है, मयूर है, भर्तहरि, मातंग दिवाकर, जयसेन आदि विद्वान है जो हर्ष के दरबार में रहते थे, या हर्ष के दरबारी कवि थे, या हर्ष ने इन विद्वानों को संरक्षण दिया गया था। हर्ष के समय जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो नालंदा था। यानी हर्ष के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था, और नालंदा विश्वविद्यालय, इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की गई थी। यानी हम कह सकते हैं हर्ष था जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। हर्ष ने सब कुछ कार्य किए थे, बौद्ध धर्म के लिए किए थे। यानी हर्ष बौद्ध धर्म के लिए कनौज सभा और प्रयाग सभा का आयोजन किया था। कनौज और प्रयाग सभा का आयोजन करके, और हर्ष ने प्रयाग सभा का आयोजन किया था, तो उसमें हर्ष के पास जितने धन था वो सारा धन क्या कर दिया था, बौद्ध भिक्षुओं, अनाथों, ब्राह्मणों, इन सब को क्या कर दिया था, दान दे दिया गया था। धन्यवाद।